Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, and today we are going to learn again about IAS 37। और आज हम प्रोविजन को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजन को कंप्लीट कर लिया था, तो आपने अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देखें और फिर इस वीडियो पर आइएगा। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उसको देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा IAS 37 की। और अगर आप न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोविजन को कवर कर लिया था, और अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो मैंने आपसे एक टेबल शेयर किया था, जो मैं टेबल थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम अगर ऊपर चले जाएं और उसको देख लें एक दफ़ा दोबारा से, तो ये एक टेबल था जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर शेयर किया था। तो इस टेबल को आप जाके देखिएगा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट क्या होता है। तो आए वापस चलते हैं। तो हमने जैसे कि मैंने कहा कि प्रोविजन ऑलरेडी बना लिया है और प्रोविजन पे बात कर चुके हैं। तो कॉन्टिजेंट एसेट्स यानी कि और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज यानी कि हम उसके डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बेसिकली डिस्क्लोजर कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता। कॉन्टिजेंसीज की बात हो रही है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंसीज अराइजेज इन कनेक्ट विद द लीगल एक्शन। जैसे कि लीगल एक्शन होता है जिसमें हो सकता है कि आप पर केस किसी ने किया हो या आपने किसी पर केस किया हो। दोनों सूरत में आप पे कॉन्टिजेंट एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। और नॉर्मली आपके एग्जाम के अंदर FR लेवल के ऊपर जो F7 लेवल का आपका पेपर है उसके अंदर नॉर्मली लीगल केस ही आ रहा होता है कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के अंदर, और एग्जाम के अंदर यही कवर हो रहा होता है। तो आपने इसी पर फोकस रखना है और कॉन्टिजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज को इसी माइंडसेट के साथ जाना है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपसे एग्जामाइन करवाएगा। इफ A sues B because it believes that it has incurred losses as a result of B's faulty products, then B may be liable for damages. Whether or not the damage will actually be paid depends on the outcome of the case. For example, जैसे कि यहाँ पर सिनारियो था कि एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि A ने जो कंपनी है उसने B पे कर दिया कि उसने जो है उसको फॉल्टी प्रोडक्ट्स दिए थे, और उसकी वजह से ए ने उसके ऊपर जो है केस कर दिया कि इसने फॉल्टी प्रोडक्ट दिए थे, उसकी वजह से उसके कुछ फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। तो इस तरीके डेथ हो गई या वो इल हो गए, तो सिक हो गए। तो इस तरीके से उस पे केस हुआ, और इसका हमने आउटकम यहाँ पे देखे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अंटिल द आउटकम ऑफ द केस नोन बी हैज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। हम इस पे प्रोविजन डायरेक्टली नहीं बना सकते क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर कोई ऐसा वर्चुअली सर्टेन हमें मतलब गारंटी नहीं है, हमें 100% पता नहीं है या 90% से भी ज़्यादा पता नहीं है कि बेसिकली हमें यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी और ये हमारा लॉस है या इनकम है। तो इसलिए हम ना यहाँ कॉन्टिजेंट एसेट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्रिएट करेगा और ए जो है कॉन्टिजेंट एसेट क्रिएट करेगा। वर्चुअली सर्टेन यानी कि एंट्री तो हम बिल्कुल भी प्रोविजन की नहीं बना सकते यहाँ पे। तो होपफुली थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज बेसिकली क्या होती है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट के अंदर आप इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाते। जैसे कि हमें पास्ट में ही पता है, ये बेसिक स्टैंडर्ड भी है जो F3 लेवल पे आप कवर कर रहे होते हैं, और आगे हायर लेवल पे भी यानी F7 लेवल पे भी और SBI लेवल पे भी इसको देख रहे होते हैं। तो ये हमें बात पता होती है कि कंटीजेंट एसेट्स या लायबिलिटीज की हम कभी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाते। शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द अकाउंट्स अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। अच्छा, रिमोट होगा तो चाहे कॉन्टिजेंट एसेट हो या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, दोनों सूरत में हम इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर इसका डिस्क्लोजर भी नहीं दे रहे होते। इसी तरीके से अकाउंटिंग फॉर कॉन्टिजेंट एसेट्स पर आ जाते हैं। इसमें देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। Contingent assets should not generally be recognized, but if the possibility of inflows of economic benefit is probable, this should be disclosed. इसमें यही होता है कि जब, क्योंकि हमारे पास होता है virtually certain, probable, possible, remote, तो probability अगर है अच्छी और तो हम इसमें कॉन्टिजेंट एसेट क्रिएट करते हैं। पॉसिबिलिटी में भी हम कुछ भी नहीं करते और रिमोट के अंदर भी हम कुछ भी नहीं करते, ना हम इसको डिस्क्लोजर बनाते हैं और ना ही इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। If a gain is virtually certain, it falls within the definition of an asset and should be recognized as such, not as a
कॉन्टिजेंट एसिड। ठीक है, फिर कॉन्टिजेंट एसिड नहीं होगा, ऑब्वियसली अगर एसिड का केस है, इनफ्लोज का केस है, तो हम इसमें एसिड का केस नहीं होता, फिर हम सॉरी कॉन्टिजेंट एसिड का केस नहीं होता, फिर हम इसका इनफ्लो बनाते हैं, यानी कि एक तरह से इनकम बुक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा कॉन्टिजेंट एसिड, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एक छोटी सी एग्जांपल और हम देखेंगे ताकि हमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बेसिकली व्हाट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और नॉर्मली इसमें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का केस आ रहा होगा आपके पास, तो इस इलस्ट्रेशन और एग्जांपल नंबर 4 को देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट हमेशा पढ़ते हैं, शुड द कंपनी डिस्क्लोज दिस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि डिस्क्लोज का इसने वर्ड वैसे यूज कर लिया तो हमें समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की ही बात कर रहा है, क्योंकि डिस्क्लोजर सिर्फ इन दो केसेस में ही होता है, चाहे एसेट हो या लायबिलिटी। During the year to 31st March 2019, a customer commenced legal proceeding against a company claiming that one of the food products that it manufactured had caused several members of his family to become seriously ill. ये भी तकरीबन वही जो एग्जांपल हमने ऊपर देखी थी वही है। The company's lawyer have advised that this action will probably not succeed. तो कंपनी के जो लॉयर ने बताया है कि ये एक तरह से नहीं चलेगा, कि लोगों ने आपके ऊपर एक केस कर दिया है कि उससे फूड पॉइजनिंग हो गई है व्हाटएवर, इसकी वजह से लोग की हेल्थ ख़राब हो गई है। और लेकिन जो कंपनी के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोबेबल है और ये रिमोट नहीं है और ये सक्सीड नहीं होगा, तो इसमें कोई प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आए इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। लीगल एडवाइस इज दैट द क्लेम इज अनलाइकली टू सक्सीड, इट इज अनलाइकली दैट द कंपनी हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू compensate the customer and therefore no provision should be recognized. There is, however, a contingent liability unless the possibility of a transfer of economic benefits is remote. The financial statement should disclose a brief description of the nature of the contingent liability and estimates of its financial effect and an indication of the uncertainty relating to the amount or timing of an outflow. तो ये था इसका सोल्यूशन और होपफुली आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आया होगा और कॉन्टिजेंट एसेट और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी समझ में आया होगा। प्रोविजनिंग आप ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, तो अगर आपको वो समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस पे जाएं और प्रोविजनिंग को समझें, जिसमें मैंने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने वारंटीज को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने लीगल केसेस को डिस्कस किया है। तो आप वो सारी जगह वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको IAS 37 सही तरीके से समझ में आए। और जब भी आपने IAS 37 के देखना है तो सारे वीडियोस को एक साथ देखना है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ और शॉर्ट वीडियोस का मकसद ये होता है कि आप जो है अगर जल्दी से भी कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो वो कवर कर सकें, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस तो बहुत सारी हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये शॉर्ट वीडियोस जो हैं ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आप न्यू टू चैनल, तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई भी कमेंट्स या क्यूरीज हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हियर विद अ न्यू स्टैंडर्ड और अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।